हेलो, वेलकम टू BSD ऑनलाइन क्लासेज। आज हम संख्या पत्ती टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम, ये किसी भी एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम के रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले संख्याएं। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। दो प्रकार की कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर और काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? ये है जैसे -1। -1 को किस प्रकार लिखे? आइटा से, और इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो आइटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वास्तविक संख्याएं टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याएं टॉपिक को भी दो भागों में बांटा गया है। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर, इंटीजर्स, और एक और पार्ट है इसका दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर। पूर्णांक संख्याओं को इसको 8 भागों में बांटा गया है। अब वो 8 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। इसके बाद में प्राकृत संख्या के बाद में पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या के बाद में कौन सा टॉपिक है? सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। इसके बाद में विषम संख्या, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। इसके बाद में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट। सहभाज्य, सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। और एक और इसका लास्ट पार्ट कौन सा होता है? संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या यानी कंप्लीट नंबर। अब ये दशमलव, दशमलव को दो भागों में बांटा गया है। शांत दशमलव यानी टर्मिनेट डेसिमल, और अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेट डेसिमल। अब अशांत दशमलव, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग कौन से हैं? अशांत आवर्ती दशमलव और एक और है अशांत अनावर्ती दशमलव। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेट रिक्यूरिंग डेसिमल, और इसको नॉन टर्मिनेट
नॉन रिक्योरिंग डेसिमल। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय यानी रेशनल नंबर। और शांत दशमलव और अशांत अनावर्ती ये भी क्या होती हैं? परिमेय यानी रेशनल नंबर। और ये संख्या क्या होती है? अपरिमेय इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब सबसे पहले पूर्णांक संख्या। यानी इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या होता है? यानी ऋणात्मक संख्या हो, शून्य हो एवं जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं। धनात्मक कौन सी? जैसे 1 2 3 4 5 6। इसको आई से डिनोट करते हैं। तो -3 -2 -1 0 से लेके 1 2 3 इनफाइनाइट तक। तो पूर्णांक संख्या के बारे में अध्ययन कर लिया। पूर्णांक संख्या में इसमें 8 पार्ट पढ़े थे। 8 पार्ट में पहला पार्ट कौन सा है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से प्रारंभ हो। एक से लेके अनंत तक। तो नेचुरल नंबर कौन से हो गए? 1 2 3 इनफाइनाइट। अब इससे प्राकृत संख्या के संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन, यदि x y तथा z 3 प्राकृत संख्याएं हैं तो x + y + z बराबर 6 के कितने हल होंगे? तो आपको ऑप्शन दिया मैंने, ए ऑप्शन दे दिया 8, बी ऑप्शन दे दिया 6, सी ऑप्शन दे दिया 10 और डी ऑप्शन दे दिया आपको 12। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? एक्स वाई तथा जेड 3 प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या कितने से स्टार्ट होती हैं? 1। और इन तीनों का योग कितना होना चाहिए? 6। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं? यहाँ लिखते हैं कि x + y + z बराबर 6। तो माना एक संख्या x 1 ली, ये 2 लिया, ये 3। तो कितना होगा? 3 2 5 1 6। ये एक हल हो गया। इसके बाद अगला नेक्स्ट हल 1 3 इधर लिया 2 और ये 3 2 5 1 6 नेक्स्ट हल हो गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं? 3 को इधर ले लेते हैं, 3 को इधर लिया, 1 को आगे ले गए, 3 + 1 + 2। तो ये भी 6 हो गए। अब 3 को तो यहीं रखते हैं और 2 को आगे ले जाते हैं और 1 को लास्ट में। तो ये इसके 4 हल हो गए। अब बाकी का एक और 2 को और आगे ले जा सकते हैं। तो 2 + 3 + 1 बराबर 6 हो गया। एक और क्या कर सकते हैं? 2 को तो यहीं रखेंगे, 1 को 3 से पहले
ये 6 हल तो गए। अब बाकी के हल कौन कौन से हो सकते हैं? एक ये भी हल हो सकता है, तीनों संख्या समान हो तो भी 6 ही आते हैं ना। अब इसके बाद में दो संख्या समान हो, 1 + 1 और ये 4। अब इस 4 का क्रम चेंज करेंगे, तो 4 + 1 + 1 और एक और में क्या करते हैं, 4 को बीच में रख देते हैं। अब और कोई संख्या लें, 5 6, तो वो 6 से अधिक चला जाएगा। आपके मन में और कोई संख्या हो तो बताइए। तो ये कौन कितने हल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10। ये क्वेश्चन RS प्री 2018 में आया हुआ है। तो अब इसके बाद में पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या के बाद में सम संख्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या शून्य से प्राप्त शुरू होती हैं। ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ हो और शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक हो। तो W = 0 1 2 3 और ये अनंत तक लिख दिया। ठीक है, इसको एक प्रकार से इस प्रकार भी कर सकते हैं कि यानी प्राकृत संख्याओं में 0 को और ऐड कर दिया जाए तो कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। इसके बाद में सम संख्याएं कौन सी हैं, सम यानी इवन नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। इसके बाद में नेक्स्ट विषम संख्या। तो विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए और जो सम नहीं हो। अब आप एक बात बताइए कि 0 सम संख्या है विषम संख्या है? तो 0 यहाँ पर क्या होगी, सम संख्या। आपको हमेशा 0 क्या लेनी है, सम संख्या। तो ये नोट लगा के लिख लो, 0 1 है, सम संख्या है। इसके बाद में अभाज्य संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिसमें एक तथा ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग ना जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी,
1 हो गया 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, क्योंकि अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, ऐसी संख्या जिसमें 1 तथा स्वयं के अलावा, तो 2 में 1 का भाग और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये एग्जाम्पल हो गया 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्वेश्चन आए तो 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या भी है। ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। अब इसी नोट में सेकंड पॉइंट, एक न तो अभाज्य संख्या है, यानी एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है। एक प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। और अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और आया हुआ है, तो उसके वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो 1 से 20 तक कितनी होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 बताई है, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 5 के बाद में 7, 11, 13, 17, 19, तो ये टोटल संख्या कितनी हो गई 8। अब 1 से 30 तक है, तो 30 में एक और 2 संख्या और कौन सी ऐड हो जाएंगी, 23 और 29, तो इनकी संख्या हो गई 10। अब 1 से 50 तक अगर पूछ ले कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 50 तक होती हैं 15, तो 15, 5 और कौन कौन सी हैं, 31 हो गई, 31 के बाद में 37 हो गई, 37 के बाद में 41 हो गई, 41 के बाद में 43 हो गई, 43 के बाद में 47 हो गई, 47 के बाद में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अब 1 से 75 तक कितनी होती है, 1 से 75 तक होती है 21 अभाज्य संख्याएं। तो 21 कौन कौन सी हैं, यानी 15 तो पिछले वाली हो गई और 6 और है, तो 6 कौन सी हैं, 53, 59, 61, 67, 67 के बाद में 71, 71 के बाद में 73। अब 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं पूछे तो कितनी है, एक टोटल है ये 25, 1 79 हो गई, 83 हो गई, 89 हो गई और 97 हो गई, तो ये 25 हो गई। अब इसके बाद में कोई क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि 143 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है। तो किसी भी संख्या की अभाज्यता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो भी संख्या दी गई है, यहाँ पे 143 दी गई है, इससे जो इससे नेक्स्ट कौन सी संख्या जो वर्ग हो, तो इससे नेक्स्ट कौन सी संख्या जो वर्ग है 144। तो क्या करेंगे, 143 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या कौन सी हो गई 144। तो 144 किसका वर्ग है, 12 का। तो 12 से नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी
अगर उनमें से किसी भी एक संख्या का भाग अगर इनमें जाएगा तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी, और अगर किसी भी 12 से कम वाली अभाज्य संख्याओं का भाग नहीं जाएगा तो ये अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, तो 2 का भाग भी नहीं जाता है, और 3 का भाग 4, 3, 7, 1, 8, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भाग भी नहीं जाएगा, और 7, 7 दूनी 14, और लास्ट में 3 बच गए इसलिए 7 का भाग भी नहीं जाएगा। अब 11 का भाग, 11 एकम 11, तो 3 बच गए, तो इसका 13 बार भाग जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी? इसमें 11 का भाग चला गया, यानी इससे छोटी संख्या का भाग चला गया, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। आपको ये ज्ञात करना है 231 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो आपको एक क्वेश्चन दिया है 231 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है। इसके अभाज्यता की जांच करके कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, और ये इसका यहाँ पे आंसर। और एक और अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि रूट संख्या कौन सी होती है तो ये भी अभाज्य संख्या को ही कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 6, संयुक्त यानी कंपोजिट नंबर, और संयुक्त को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या भी कहते हैं। तो इसमें कौन सी होंगी? जो अभाज्य संख्या नहीं हो वो सभी क्या होंगी? संयुक्त संख्याएं। तो एक आपको पहले ही बताया है, न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है। 2 क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। 3 क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 2 और सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। इसके बाद में सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, इनके साथ आपको जो भी एग्जाम्पल कराए ना वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो आरएस में आए हुए हो, चाहे हेडमास्टर में आए हुए हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में आए हो। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी 2 संख्याएं जिसमें एक दूसरे का तो भाग नहीं जाता हो, यानी कोई ऐसी संख्या ले लियो जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाता है, 9 और 13। ऐसी 2 संख्याएं जिसमें एक दूसरे का भाग न जाए तथा उनमें किसी एक संख्या का भाग भी दोनों संख्याओं में नहीं जाए, तो क्या होंगी? सहभाज्य संख्याएं। तो 9, 13 हो गई। तो इसमें 9 में 13 का भाग भी नहीं जाता, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन दोनों में भाग जाता हो। और 5, 7 हो गई। इसकी परिभाषा ऐसी दो संख्याएं जिसमें एक दूसरे का भाग न जाए। तय की संख्या से दोनों संख्या विभाजित
B9। अब इससे संबंधित 2-4 महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आप अगर सीधा लिखना चाहो तो मैं सीधा लिखवा देता हूँ और वैसे बता देता हूँ। आप नोट डाल के लिख सकते हो, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ये 2 सहभाज्य संख्याएं 9 और 13, अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। तो यानी क्या है, सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। आप लिख लीजिए ये बात भी, सहभाज्य और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो वो सदैव सहभाज्य संख्याएं होंगी। 2 अभाज्य संख्याएं सदैव सहभाज्य तीसरा पॉइंट है, अगर 2 लगातार संख्याएं हैं जैसे 5 और 6 तो वो भी क्या होंगी, सहभाज्य संख्याएं। तो तीसरा पॉइंट, 2 लगातार संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होती है। ये आपको जो नोट लिखवा रहा हूँ ना, ये एग्ज़ाम में सेम टू सेम आ जाएगा कि कौन सा कथन सत्य है। अब लास्ट और चौथा पॉइंट क्या है इसमें, अगर सहभाज्य संख्या होने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है कि अभाज्य संख्याएं हो, यानी बिना अभाज्य संख्याएं होने पर भी सहभाज्य संख्या हो सकती है। ये 9 और 13, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है और 13 अभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या होने के लिए आवश्यक नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य हो। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट लास्ट नंबर कौन सा बचा है, संपूर्ण संख्या या कंप्लीट नंबर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो 7 रियल नंबर हमने पढ़ लिए थे, अब 8वां नंबर है संपूर्ण संख्या या कंप्लीट नंबर। तो संपूर्ण संख्या या कंप्लीट नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड में भी संख्या को छोड़कर का योग उस संख्या के बराबर हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसकी ये परिभाषा है, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या, यानी उस संख्या को छोड़कर, कौन सी जो ली गई है उस संख्या को छोड़कर इसका योग उस संख्या के बराबर होता है। संपूर्ण संख्या या कंप्लीट नंबर कहलाती है।
अब आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ। देखो 12 है। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड अलग अलग होते हैं। गुणनखंड में एक भी आएगा और अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसमें इसके गुणनखंड 1, 2, 3, 4 और 6, लेकिन इसमें 12 को छोड़ना है। तो हमारी परिभाषा के अनुसार ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, तो इनका योग 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 10 6 16 गुणनखंडों का योग उस संख्या कितनी 12। तो इनका योग 12 के बराबर होता तो यह क्या कहलाती, संपूर्ण संख्या कहलाती। लेकिन इनका योग कितना है, तो ये संपूर्ण संख्या नहीं है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो आप कर लेना। निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या होती है। बारह ले लिया और 10 ले लिया और 6 ले लिया और 24 ले लिया। ठीक है, ये लिख लेना। और इसके बारे में नोट कल लिखाऊंगा, क्योंकि आज नोट लिखा दूंगा तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। अब डेसिमल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो डेसिमल में शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव में क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है 2/5। तो 2/5 में इसमें 2 में 5 का भाग नहीं जाता है, तो दशमलव लगाया। अब ये 20 हो गया, 20 में 5 का भाग 4 पर, तो 0.4। दशमलव के बाद में ये शांत हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। अगर हर में 5 और 2 संख्या हो तो क्या होगा, 5 और 2 का क्या होना चाहिए, गुणन। इनके अलावा और कोई संख्या नहीं हो तो शांत दशमलव होगा। इसके अगर ये संख्या नहीं हो तो अशांत दशमलव होगा। अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, जैसे कोई संख्या है 1/3, तो 1/3 का कितना होगा 0.33, ये इस प्रकार। तो ये कौन सा, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव का एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा जैसे √2 बराबर 1.414, यानी ये अशांत अनावर्ती दशमलव। इसके साथ साथ आपको 2-4 बातें और ध्यान रखनी है, तो वो अगले टॉपिक के अनुसार आपको पढ़ा दूंगा। शांत दशमलव और अशांत दशमलव को, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में किस प्रकार बदलते हैं। अब हम परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकें। यहाँ पर P और Q पूर्णांक संख्या है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ये कोई संख्या होगी 7/0, तो किसी संख्या में 0 का भाग देंगे क्या, तो क्या प्राप्त होगा, इनफाइनाइट। अपरिमेय संख्याएं। इसमें आप सीधा ही लिख सकते हैं जो संख्याएं परिमेय
में ही हो तो इसका एग्जाम्पल √2 √3 इस प्रकार से हो जाएगा। और अब इससे संबंधित 2-3 नोट हैं। पाई परिमेय संख्या हो गया अपरिमेय संख्या, तो पाई अपरिमेय संख्या ई भी अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन एक मोस्ट फैक्ट है कि देखो पाई तो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान होता है ना, पाई का मान कितना होता है 22/7। तो 22/7 क्या होती है परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। यदि ए तथा बी, यदि कोई ए संख्या परिमेय तथा बी संख्या परिमेय है तो इनके बीच में परिमेय संख्या तो क्या होगी a प्लस b/2। तो ये इन दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या होगी। अगर दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, a तथा b के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो दो संख्याएं जो दे रखे ना उनका क्या लेंगे वर्गमूल a और b और इनका गुणन, तो ये अपरिमेय संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार एक आपको यहाँ पे नोट और लिखा देता हूँ। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत ही तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या था अनंत ही अपरिमेय संख्या होती है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि दो परिमेय संख्या दे रखी हैं, उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी अनंत 5 ऐसे कोई संख्या दे देगा तो कितनी परिमेय संख्या होंगी अनंत, और अपरिमेय भी कितनी होंगी अनंत।